And welcome back to the Business Lunch. मैं हूँ सिद्रा and we are still in conversation with the former president of KCCI जनाब अंजुम निसार साहब. बड़ी इंटरेस्टिंग नहज पे हमारी गुफ्तगू पहुंची हुई है क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे यहाँ IMF का, जिसका कहना ये है कि जो कमिटमेंट्स आपकी खुद गवर्नमेंट या आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आके हमसे करती है, हमारी इल्तिजा तो सिर्फ ये है कि उन कमिटमेंट्स को आप इम्प्लीमेंट करके दिखा दें. अब ये कमिटमेंट्स किस बेसिस पे की जाती हैं? आम तासुर ये है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी से या यंग प्रोफेशनल से मैं बात करूं, उनका कहना यह है कि जी IMF का मतलब है I am fired. Soon you will find a lot of people out of the jobs या जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी. इसकी क्या वजह है? दोनों चीज़ों में क्या रब्त है, क्या रिलेशनशिप है? आइए जानते हैं. जी अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे, क्यों जॉब सिक्योरिटी या ले ऑफ्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ IMF? देखिए, IMF की जो कंडीशन, जो वो कर्जा देते हैं, ऑब्वियसली जो कर्जा देता है उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं और ये उनका किसी हद तक तो कहना सही है कि गवर्नमेंट ने खुद कुछ प्रपोजल दिए थे, लेकिन सारे प्रपोजल गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे. उन्होंने ये जरूर कहा था IMF ने कि आप अपनी सब्सिडीज ज्यादा दें, इसको कम करें, लेकिन जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया था कि आप 2 साल के अंदर तमाम चीजें कम कर दें. देखिए, 5 साल का अगर आपका 3 या 4 साल का जहां जहां वो सब्सिडी की अगर आप बात करते हैं, जहां था उन्होंने हटा भी दी गवर्नमेंट ने. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर, KESC का आज कहना यही है कि जी उनको जो सप्लाई करने वाले थे, चाहे वो पेप्को हो, वापडा हो, गुल अहमद हो, टपाल हो, उन सब ने अपनी कीमतें बहुत बढ़ाई. हमसे जहां तक मुमकिन था हमने बफर रखा, लेकिन अब हमारे उसमें नहीं है. और जब गवर्नमेंट के पास जाते हो कहते हैं कंज्यूमर सब्सिडी नहीं, कंज्यूमर से ही ले लो. लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इसमें बड़ी जिम्मेदारी बनती है. देखें, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट का मतलब है टू गवर्न इन ए गुड मैनर. और जब आप अच्छी गुड गवर्नेंस तब होगी जब उसके नताइज बेहतर होंगे. जब आपने लोन लिया है और IMF से लोन लिया, आपको पता है, आपने देखे सिद्धा इस $11 बिलियन पे हम $1 बिलियन से ज्यादा खाली सूद की मद में देंगे. एजुकेशन पे तो आप $100-200 मिलियन लगाते हैं, सूद के अंदर आप $1 बिलियन दे देते हैं. कितना अच्छा होता है इस $11 बिलियन से. और IMF भी उसमें कंडीशन डालता है कि आप एजुकेशन पे स्पेंड करें, एजुकेशन पे आप प्लीज. हमने देखा कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जा रहा था, बल्कि पाकिस्तान में जो असातिज़ा थे उन्होंने उसको यौम सियाह के तौर पे मनाया. अब इसकी यही बड़ी वजह बनती है. फंड्स काटने, तो मैं पहले उस सवाल का जवाब दे दूं. IMF फायर्ड, बिल्कुल आपने सही कहा. IMF आज तक दुनिया के 100 मुल्कों में उन्होंने लोन दिए हैं तो 95 मुल्क उनके चंगुल से नहीं निकल सके, चाहे बहुत बेशुमार मिसालें हैं. तो I am fired का मतलब होता है कि जॉब्स कम होंगी, आपकी फैक्ट्रियां कम चलेंगी, आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. लेकिन देख, खाली IMF की जिम्मेदारी नहीं होती, जो लोन लेने वाला मुल्क होता है. अगर पाकिस्तान ने लोन लिया है तो गुड गवर्नेंस के जरिए, जब उनको पता था हमने 4 साल में लोन देना है और किस तरीके से देना है, अगर आप बिजली बढ़ाते चले जाएंगे, अगर आप उससे नेगोशिएशन बेहतर करते टेबल में बैठ के, तो आज नताइज वो ना होते. लेकिन अंजुम साहब, थोड़े दिन पहले ही, बल्कि पिछले हफ्ते पहले ही हम देख रहे थे वजीर आजम साहब का जो खिताब था, यानी कौमी असेंबली से उन्होंने किया, उसमें तो उन्होंने कहा, और क्या ये बातें सिर्फ सियासी माइलेज के लिए होती है कि देखें जी इतने लोगों की नौकरियां बहाल हुई, हम मौके नहीं कह रहे. यहाँ पे जब भी हमने देखा है कि सियासी बयान में रोजगार मुहैया करना या रोजगार बहाल करने की बात की जाती है, यू आर नॉट क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज. हम देखते हैं कि उन्हीं इदारों में मजीद और भर्तियां हो जाती हैं. और वो आज नतीजा ये निकला है, जो चंद इदारे हैं, चाहे पाकिस्तान रेलवे हो, चाहे PIA हो, चाहे अब PIA के लॉसेस 80 बिलियन रुपीज एक्यूमुलेट होकर पहुंच चुके हैं. पेप्को के लॉसेस तकरीबन 220 बिलियन रुपीज हो चुके हैं. ये चंद इदारों के लॉसेस टोटल कोई 400 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं. यानी कि तकरीबन रोज का 1 बिलियन से ज्यादा का आपका नुकसान खाली ये इदारे पहुंचा हुए हैं. और मैंने एक अंदाजा किया था कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए घंटे का नुकसान होता है ये डेली का, इन चंद इदारों की वजह से. अगर आप इनमें छांटी करते, इनमें बेहतरी लाते, इनमें एफिशिएंसी लाते, और जो पेप्को की मैंने बात की या आपने बिजली की बात की, जब आपने लोन लिया था, अगर IMF ने कह दिया था कि सब्सिडीज खत्म करनी है और सब्सिडीज आपने काफी हद तक खत्म की, इसके साथ साथ कितना बेहतर होता कि आप इन इदारों में एफिशिएंसी लाते, जो इनके TNT लॉसेज है वो चोरी कम करते, पाकिस्तान PI को बेहतर बनाते, रेलवे को बेहतर करते. आज आप ट्रेनें बंद कर रहे हैं. लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस का बार हमें नहीं लगता कि अंजुम साहब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. जैसे KESC की अगर प्राइवेटाइजेशन की मैं बात करूं, हमारे मिनिस्टर साहब ने फौरन यानी एक प्रिडिक्शन देनी शुरू कर दी थी कि दिसंबर 2010 तक या दिसंबर 2009 तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी. उन्होंने तो जी 2008 का टाइम दिया, फिर जून 2009 का टाइम दिया. मैं कहता हूं, जब आप इतनी जिम्मेदारी पोस्ट पे बैठे होते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी पोस्ट है, आप स्टेटमेंट दें बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स. या तो आपको पता हो कि पाइपलाइन में आने वाला है, तो ये मैं समझता हूँ क्या हुआ. ये मैं जो ओपनिंग रिमार्क्स में ट्रस्ट की बात की थी, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है जब आप ट्रस्ट गवर्नमेंट आप उसके वर्ड्स को ले लेते हैं कि जून में शायद 2009 में खत्म हो जाए, फिर आप कहते हैं जी दिसंबर 2009 में खत्म हो जाएगी. आज हम 11 में शायद 3 माह बाद दाखिल होने वाले हैं. और बिजली की जो लास्ट वीक में आपको फिगर दे दूं, उस साल जब बात की थी तो 4000 मेगावाट शॉर्टेज थी और
3-4 दिन पहले जो टीवी पे टिकट चल रहा था कि 5000 मेगावाट की मुल्क को शॉर्टेज का सामने, यहाँ के 2 साल बाद हम अपने 1000 मेगावाट शॉर्टेज और बढ़ावे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि 19,000 मेगावाट बनाने की सलाहियत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो पता नहीं किस खुफिया वजह से इस्तेमाल नहीं की जा रही। जो टोटल कैपेसिटी है मुल्क की तकरीबन 19 से 20,000 मेगावाट है जी, जो चूंकि बहुत पुराने प्लांट्स हैं, बहुत इनएफिशिएंसी है, चोरी है और करप्शन है, तो जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम दैट इज अराउंड 14,000। तो ये 14-19 यही 5,000 मेगावाट का जो मैंने शॉर्टफॉल बताया। लेकिन देखिए मुशर्रफ साहब ने कह देना तो बड़ा आसान बात है, उन्होंने कह दिया कि 19,000, उन्होंने अपने दौर में शायद चंद 100 मेगावाट भी वो एनहांस ना कर सके जो 6 सालों का। अच्छा, ये एनहांसमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने KESC की बड़े यानी डिटेल में हमने इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए जी हम प्लान के साथ आए थे, हम अपने प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट से अभी भी पता नहीं बहुत उन्होंने बड़ा नंबर कोट किया कि उससे आगे चल रहे हैं, और उनसे पूछा गया कि जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन आप किधर खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा एज अ पॉलिसी हम जनरेशन पे करना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि कुरंगी में उन्होंने नया पावर प्लांट भी बनाया। द प्रॉब्लम इज कि आपने कहने को तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, लेकिन उस प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलने के लिए पीछे से आपको सुई साधन गैस की सपोर्ट चाहिए, जो आपके पास नहीं है। गैस की चाहिए या उन पावर प्लांट जहाँ फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट देंगे। आज आपका इंपोर्ट का बिल, ऑयल का इंपोर्ट का बिल $10 बिलियन। अगर आपकी टोटल इंपोर्ट्स कल फिगर आया $9 बिलियन का, मतलब है $36 बिलियन की अगर आपकी इस साल इंपोर्ट्स होंगी, उसमें $10 बिलियन खाली आपका इंपोर्ट का बिल होगा। और जो आप अगले प्लांट लगाने जा रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड रेंटल प्लांट्स आप लगा रहे हैं, उसमें फर्नेस ऑयल आप इंपोर्ट करेंगे, फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, तो आपका अंदाजन अगले 2-3 साल में $15 बिलियन के करीब, यानी कि 40% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स आपकी ऑयल की होंगी, जो आपको रिक्वायरमेंट है मुल्क को चलाना है इन हालात के अंदर। अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अगर आपने $50 बिलियन जो एक हवाई फिगर है, चले कहते हैं पहुंचना है, ये रिफाइनरी के भी, नेशनल रिफाइनरी के भी प्राइवेटाइज होने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सिद्धा, आज हम कहाँ बैठे हैं, 2010 आज हम बैठे हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, खत्म होने वाला है। मैं जर्मनी की, आप कोई मुल्क आप नाम ले, मैं उसकी मिसाल, वियतनाम हो, तुर्की हो, जर्मनी हो, आप किसी मुल्क की बात, वो कहाँ से, आज जर्मनी की एक्सपोर्ट कोई 1250-1300 बिलियन डॉलर के नजदीक पहुंच चुकी हैं। उनकी आबादी हमारी आबादी का 40% नहीं है, और आज हमारी जो एक्सपोर्ट है जर्मनी का तकरीबन 1.5% बनती है। अगर आबादी ना भी कंपेयर करें, आबादी कंपेयर करें तो 1% भी नहीं बनती, आधा फीसद भी नहीं बनती। तो हम कहाँ हैं? जर्मनी के पास ऐसे क्या कमालात हैं, ऐसे क्या जिन है, ऐसे अगर हम इंडिया की ही मिसाल देते हैं, वैसे आपने कहा कि 100 प्रॉब्लम्स उनके यहाँ सही, बट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर थिंकिंग टुडे, जो हमने देखा कि US इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील जो साइन हुई है उसकी, दे आर थिंकिंग कि 20 साल बाद, 10 साल बाद जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, लेट अस सिक्योर द रिसोर्सेज टुडे। इंडिया की आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि इंडिया ने अपने मसाइल एनर्जी के हवाले से अगले चंद सालों में हल कर लेने हैं। आज इंडिया खाली विंड एनर्जी का, अपनी टोटल जो डिमांड है 10% विंड एनर्जी से हासिल कर रहा है। आज जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है सुज़लॉन, वो इंडियन है, और वो शायद बड़े चंद सालों में नंबर 1 हो जाए। सोलर के अंदर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बायोगैस में बहुत जा रहा है, ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर। आज हम अपनी टोटल एनर्जी का ऑल्टरनेट एनर्जी से आधा क्वार्टर % भी हासिल नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो बॉट द टाइम, जिस तरह हम जब भी ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करते हैं तो बात ये सामने आती है कि इट हैज़ टू बी अ ग्रिड। अगर आज हमसे कोई कहा जाए कि जी फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आप विंड या सोलर पे चले जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट हैज़ टू बिकम अ स्मार्टर मिक्स। और साथ ही साथ जब ये इस तरफ काम कर रहे थे, दूसरी तरफ अगर हम म्यांमार के भी सारे रिसोर्सेज देखते हैं, कहा जाता है कि उनके नेचुरल गैस प्लस फ्यूल्स के 3/4 रिसोर्सेज इंडिया ने प्री बुक किए हुए 2012 से आगे तक के। आज इंडिया देखें, आज इंडिया कोई $1.5 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी बन चुके हैं। आज हम 0.167 या 1.170 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनका हम 10वां हिस्सा भी नहीं रहेंगे। और जो हालात लगे हम पीछे चले जाएंगे, उसकी वजूहत आपके सामने। आज इंडिया ने अपने आप को पोटेंशियल अगले 5 साल की प्लानिंग की है। हमारे पास अगले 4 महीनों की, अगले 10 साल की कोई प्लानिंग नहीं है। राइट नाउ हमने स्टार्ट ही नहीं लिया है। हमने ये नहीं सोचा कि अगर कल अमेरिका लेट से मार्केट एक्सेस दे देता है, क्या हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे? क्या हमारे पास इतने पानी है? अच्छा, आइडियोलॉजिकली मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाह रही थी कि हाउ डू द 2 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कम टुगेदर। हम कहते तो हैं बार बार कि जी एक आपकी डायनामिक लीडरशिप, जिसका विजन हो, वो बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स अपनी तरफ, इकोनॉमिक्स अपनी तरफ। आप मुझे बताएं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आइन पे क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या राइट्स हैं, क्या फ्रीडम है, क्या इम्यूनिटी है, इसी पे बहस करती नजर आती है। हम ये क्यों नहीं बात करते कि फैसिलिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, ऐसा लगता है हमारी किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स प्रायोरिटी नहीं प्रायोरिटीज है ही नहीं। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया, ऐसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए आपका। कोई गवर्नमेंट हो, आज ये गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट होगी, वो जो पाथ है आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए।
آج پاکستان انڈیا سے پہلے ریفارمز کرنے چلا تھا, اکنامک ریفارم ہم نے پہلے سٹارٹ کیے تھے. انڈیا نے اگریسو وے میں سٹارٹ کر کے ان کے منموہن سنگھ ختم بھی کر دیا. منسٹر تھے, کہاں پہنچ گیا انڈیا, کوئی تصور تک ہے کتنے سینکڑوں ڈیم بنا ڈالے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے ان کی واٹر ریسورسز کیا ہوں گی, ان کی ہیومن ریسورسز کہاں یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. آج انڈیا کی آئی ٹی کا جو اس سال کا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہے $60 بلین ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس ملا کے $20 ارب بہت مشکل ہوگی. ان کی انرجی کی ریکوائرمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں کہاں سے پوری. آج ہمارے اس ملک میں یہ بحث ہوئی, دیکھیں آئی ایم ناٹ اگینسٹ آف فار وچ ڈیم شوڈ بی بلٹ. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا تو بڑا مکسڈ ری ایکشن آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی انڈیا سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, ہیلدی کمپیریزن نہیں ہے کیونکہ دے آر ان اے ڈفرنٹ لیگ آل ٹوگیدر. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوئے تھے تو وقت تو اتنا ہی تھا, ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی. لیکن اگر کوئی آپ سے ریس میں اتنا آگے نکل گیا ہے, دے آر تھنگز دیٹ یو کین لرن فرام دیٹ. بہرحال اس کے بارے میں مزید بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آج جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں واٹ از دا وے فارورڈ. گورنمنٹ کا بحال رہنا صرف گورنمنٹ کی بحالی سے اس کا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے آئین کی بالادستی ہوتی ہے, لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج ہماری اکانومی پہ اور ایک عام انسان جو گھر میں بیٹھا آپ اور میں جب ٹی وی دیکھتے ہیں اور یہ نیوز سنتے ہیں تو ہمارے پہ کیا پڑنے والا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.